हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में होने वाली एंशियंट पीरियड की डेवलपमेंट्स के बारे में। लेकिन ये पर्टिकुलर एपिसोड मेडिसिनल साइंस की फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन रहा एंशियंट पीरियड के, मेडिवल पीरियड के मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स का, उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। नाउ द पॉइंट इज, आज के समय में जब भी हम एंशियंट पीरियड की बात करते हैं, प्राचीन समय की बात करते हैं, तो एक शब्द जो काफी बार हमारे दिमाग में आता है और हम आज भी उससे जुड़े हुए रहने की कोशिश करते रहते हैं, वो है आयुर्वेद। आखिर आयुर्वेद क्या है? आपने इस शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। बहुत से टूथपेस्ट के ऊपर आयुर्वेदिक मेडिसिन इस तरह की चीजें लिखी होती हैं, काफी सारी क्रीम्स होती हैं जिसके ऊपर आयुर्वेदिक औषधि लिखा होता है। तो यहाँ पे आयुर्वेद का मतलब क्या है, व्हाट इट एक्चुअली मीन? इस शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में हमेशा पास्ट हिस्ट्री, कुछ प्राचीन ऐसा क्यों नजर आने लगता है? इस तरह से हम आयुर्वेद को क्यों विजुअलाइज करते हैं? इवन हमारे दिमाग में पत्तियां वगैरह, छोटे छोटे फूल, जिनको एक पॉट के अंदर कूट के पीस के लगाया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, ये सारी चीजें भी हमारे दिमाग में आती है। सो व्हाट इज आयुर्वेद? आयुर्वेद आखिर है क्या? अगर आप इस शब्द को देखते हैं तो इस शब्द में आपको सबसे पहला जो शब्द मिलता है वो है आयु। आयु का मतलब क्या होता है? आयु का मतलब होता है उम्र, एज। तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि आपकी उम्र बढ़ाने पर फोकस करता है। उम्र कैसे बढ़ती है? एक व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक जीवित तब रह पाता है जब वो हष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो। तो आयुर्वेद इसी साइंस के बारे में है कि कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जाए, हेल्दी रखा जाए। आयुर्वेद कोई एक व्यक्ति की, कोई एक इंसान की रचना नहीं है। एक्चुअल में एंशियंट पीरियड में बहुत सारे मेडिसिन की फील्ड में कंट्रीब्यूटर्स रही हैं, जिन्होंने अपने अपने एरियाज में काम किया, कंट्रीब्यूट किया। और उन सभी का जो वर्क है, उन सभी का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको जब हम कंपाइल करते हैं तब आयुर्वेद बनता है। आपको यहाँ पे सुश्रुत, चरक जैसे मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनका नाम सुनने में आएगा। जीवक, इस तरह के नाम भी आप सुनते हैं। तो ये सभी मेडिसिन की फील्ड में जो कंट्रीब्यूटर्स थे, इन्होंने अपने अपने एरिया में जो काम किया, जो नई चीजें डिस्कवर की, इन्वेंट की, वो सब कलेक्टिवली यहाँ पर आयुर्वेद का पार्ट है। आइए आयुर्वेद जो है इसकी हिस्ट्री को समझते हैं और उसके बाद कुछ बेहतरीन पॉपुलर मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स, सेजेस जो है उनके बारे में बात करेंगे और रिस्पेक्टिवली उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा मेडिसिन की फील्ड में, उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले इतिहास की ओर जब हम चलते हैं तो हमारे पास काफी पुराने टेक्स्ट मौजूद हैं, वेदास, जो कि वैदिक पीरियड के बारे में बताते हैं। वैदिक पीरियड का जो समय है, जो प्रॉपर टाइम पीरियड है, वो तो क्लियर नहीं है, इट इज डिबेटेबल। लेकिन वैदिक पीरियड में जिस प्रकार का जीवन था, जिस प्रकार की लाइफस्टाइल थी, उसको वेदों से समझा जा सकता है। इन्हीं वेदों के अंदर हमें कुछ मेडिसिनल गॉड्स का जिक्र मिलता है और कुछ इंपॉर्टेंट सेजेस को भी मेंशन किया गया है जो कि वैदिक पीरियड में मेडिसिन की फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, मेडिसिन की फील्ड में काम कर रहे थे। तो जब हम डिवाइन मेडिसिनल गॉड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं अश्विन ब्रदर्स। आपने अश्विन कुमार्स के बारे में सुना होगा। अश्विन कुमार्स 33 कोटि भगवानों में से दो हैं। 33 गॉड्स, जो 33 प्रोमिनेंट गॉड्स जिनका जिक्र वेदों में किया गया है, उनमें से दो अश्विन ब्रदर्स हैं। और ये दोनों ही यहाँ पर मेडिसिनल गॉड माने जाते हैं। मेडिसिन जो है उसकी फील्ड में, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है उसको हेल्दी रहना है, तो मोस्टली अश्विन ब्रदर्स जो है उनकी पूजा की जाती थी वैदिक पीरियड में। इसी तरह से हमें एक मेडिसिनल गॉड और भी देखने को मिलते हैं जिनका जिक्र वेदों में किया गया है, और वो है धन्वंतरी। ऐसी एक सेज है जिनका नाम है ऋषि अत्रिया। ऋषि अत्रिया जो है उनका जिक्र भी वेदों में बहुत बार किया गया है, और ये भी माना जाता है कि हर्यनक डायनेस्टी के बिंबिसर नाम के जो राजा थे, उनके कोर्ट में जो फिजिशियन थे, जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर थे, डॉक्टर थे, जिनका नाम जीवक था, उनके टीचर रहे हैं ऋषि अत्रिया। इवन
अगर हम यहाँ पर डॉक्टर जीवक की बात करें, फिजिशियन जीवक की बात करें, तो उन्हें गौतम बुद्ध का पर्सनल डॉक्टर भी माना जाता है। तो ये तो थी वैदिक पीरियड की बात, वेदों में कैसे हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है कि कैसे मेडिसिन और हेल्थ की फील्ड में कुछ ना कुछ काम चल रहा था। लेकिन एक तरीके से 600 बिफोर कॉमन एरा के आसपास से हमें क्लियर इंफॉर्मेशन मिलने लग जाती है इस फील्ड में। और सबसे पहले जो इस एरिया में हमारा नाम आता है वो है ऋषि सेज सुश्रुत। सुश्रुत, जिन्हें हम पायनियर ऑफ सर्जरी कह सकते हैं, द वन जिन्होंने सर्जरी की फील्ड में सबसे पहला कदम रखा। सुश्रुत को आज के समय में दुनिया भर में रिस्पेक्ट दी जाती है। अब यहाँ पे जब हम सुश्रुत की बात करते हैं तो सुश्रुत जो थे उन्होंने मेडिसिन की फील्ड में जो भी काम किया उसको एक तरीके से कंपाइल किया गया है गुप्तास के समय में। यानी कि सुश्रुत गुप्तास के समय से बिलोंग नहीं करते थे। सुश्रुत मोस्टली कहा जाता है कि वो वैदिक पीरियड या फिर ज्यादा से ज्यादा 600 बिफोर कॉमन एरा से जुड़े हुए थे। लेकिन उनका जो भी काम था मेडिसिन की फील्ड में, सर्जरी की फील्ड में, उस पूरे काम को कंपाइल किया गया टेक्सचुअल फॉर्मेट में, और इसे सुश्रुत संहिता कहते हैं। इसका कंपाइलेशन गुप्तास के टाइम पर ही हुआ था। गुप्तास के कार्यकाल मतलब एक तरह से उनका जो डायनेस्टी थी वो जिस समय रूल कर रही थी उसी समय हुआ। सुश्रुत संहिता के बारे में एक बात और कही जाती है। काफी सारे लोग मानते हैं कि सुश्रुत संहिता जो है वो किसी एक सुश्रुत की रचना नहीं है, बल्कि कई सुश्रुत की रचना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जरूर सबसे पहले कोई मेडिसिन की फील्ड में प्रैक्टिशनर रहे होंगे जिनका नाम सुश्रुत था। लेकिन उसके बाद ये जो सुश्रुत नाम है ये एक टाइटल के रूप में इस्तेमाल होने लगा, और उनके बाद बहुत से यहाँ पर मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स जो थे वो इस टाइटल को अपने नाम के साथ जोड़ने लगे। इस प्रकार से एक नहीं, कई सुश्रुत माने जाते हैं जिनका काम मेडिसिन की फील्ड में जो था उसको सुश्रुत संहिता में कंपाइल किया गया है। लेकिन दूसरी थियोरी ये भी है कि सुश्रुत सिर्फ एक ही थे। दोनों थियोरीज में ये चीज तो प्रूफ हो जाती है कि सुश्रुत नाम के एक मेडिसिनल प्रैक्टिशनर थे जरूर, सबसे पहले वाले। उसके बाद इस नाम का इस्तेमाल टाइटल के रूप में हुआ है या नहीं वो अलग बात है। लेकिन हाँ, सुश्रुत संहिता में हमें सुश्रुत जो है उनका कंट्रीब्यूशन नजर आता है। सुश्रुत संहिता में हमें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चलता है। सुश्रुत जो थे उन्होंने राइनोप्लास्टी की फील्ड में बहुत बड़ा काम किया। जिस समय के वो माने जाते हैं उस टाइम पे युद्ध, बैटल्स, वॉर्स काफी कॉमन थी। और युद्ध लड़ते समय किसी भी सिपाही के नाक कट जाना या कान कट जाना, इस तरह की चीजें आम होती थी। और इसी वजह से सुश्रुत जो है वो प्लास्टिक सर्जरी करते थे, जिसे हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। उन्होंने यहाँ पर मनुष्य के शरीर को भी पढ़ा, और मनुष्य के शरीर को पढ़ने के लिए उन्होंने एक अनोखा अलग ही तरीका निकाला, जिसमें वो एक डेड बॉडी का इस्तेमाल किया करते थे। एक लकड़ी का केज बनाकर वो यहाँ पर डेड बॉडी को उसमें लेटा दिया करते थे, वो भी बहते हुए पानी में। ऑब्वियसली ये जो केज है ये एक पेड़ से बंधा रहेगा, और इसमें ये जो शरीर है इसको लिटा दिया गया है, और पानी जो है वो इस शरीर को बार बार लगता रहता है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है शरीर की जो स्किन है वो लूज होती जाती है। धीरे धीरे लेयर बाय लेयर वो स्किन जो है वो बॉडी से निकलती जाती है, और इस तरीके से सुश्रुत जो थे वो यहाँ पर लेयर बाय लेयर पूरे शरीर को स्टडी कर पाते थे। इवन उन्होंने राइनोप्लास्टी के साथ साथ ऑप्थेल्मिक सर्जरी जो है उसमें भी योगदान किया है। यानी कि आंखों के अंदर जो मोतियाबिंद की दिक्कत आ जाती है उसको कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में भी सुश्रुत संहिता से हमें पता चलता है। इसके साथ साथ क्योंकि वो सर्जरी किया करते थे तो वो यहाँ पर बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल करते थे। उन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे बनाना है और कैसे उनका इस्तेमाल होना चाहिए उसकी जानकारी भी हमें सुश्रुत संहिता से मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे चोट लग जाने पर कैसे स्टिचेस किए जाते हैं वो जानकारी भी हमें सुश्रुत संहिता में बहुत ही डिटेल में मिल जाती है। यानी इमेजिन कीजिए एंशियंट पीरियड में सुश्रुत, जिनका टाइम पीरियड प्रॉपरली हमें नहीं पता है, कुछ लोग वैदिक पीरियड से जोड़ते हैं और कुछ लोग उन्हें 600 बिफोर कॉमन एरा से, लेकिन उनका जो काम था वो आज भी पूरी दुनिया भर में सराहनीय है। सुश्रुत के बाद अगला नाम आता है चरक। ऋषि चरक जो थे वो हमें
कुषाण डायनेस्टी के काफी इंपॉर्टेंट रूलर कनिष्क की कोर्ट में नजर आएंगे। और इनके द्वारा मेडिसिन की फील्ड में जो काम किया गया है उसे भी गुप्तास के टाइम पर ही कंपाइल किया गया, और ये कंपाइलेशन चरक संहिता कहलाता है। चरक संहिता में हमें चरक के द्वारा किया गया काम उसकी काफी अच्छी डिटेल्स मिलती हैं। चरक उन पहले मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स में से थे जिन्होंने मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी चीजों के बारे में बात की। इवन उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे डिजीज जो है उनके कैसे, वो क्यों होते हैं और उनको कैसे ट्रीट किया जाए उसकी काफी डिटेल जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक शरीर की इम्यूनिटी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और एक तरह से मेटाबॉलिज्म जो है उसके ऊपर काफी हद तक निर्भर रहती है, और यही इम्यूनिटी जो है वो एक व्यक्ति को चुस्त और दुरुस्त रखती है। चरक संहिता में इसे हमें, चरक संहिता जो है वो वाकई में एक अच्छा सोर्स है चरक के बारे में और उनकी मेडिसिन की फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन है उसको बेहतर तरह से समझने के लिए। चरक जो थे उनके बाद आपको कई दूसरे नाम भी देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट मध्यकालीन भारत मेडिवल पीरियड की स्टार्टिंग फेज में आपको यहाँ पर कुछ नाम दिखते हैं, जैसे कि माधवकार। ये 7th सेंचुरी कॉमन एरा से जुड़े हुए थे और इन्होंने माधव निदान नाम की एक किताब की रचना की है। निदान का मतलब होता है कॉज, यानी कि माधवकार, ऋषि माधवकार जो थे उन्होंने माधव निदान नाम के इस टेक्स्ट के अंदर बताया है कि कैसे किसी भी बीमारी जो है उसको डायग्नोस किया जाए, उसको कैसे समझा जाए, कैसे यहाँ पर हाथ की नाड़ी जो है उसको देखकर ये पता लगाया जाए कि आखिर एक व्यक्ति को क्या बीमारी है। आपने काफी बार हॉस्पिटल जाते हुए ये देखा होगा कि कैसे डॉक्टर जो है वो नसें चेक करते हैं, या फिर काफी बार आपकी टंग जो है उसको चेक करते हैं, या फिर आंखें खोलकर उसमें टॉर्च मार के देखते हैं। ये अलग अलग तरीके होते हैं जिससे किसी भी डिजीज को डायग्नोस किया जाता है। इस तरह के जो निदान है उसकी जानकारी हमें माधव निदान नाम की इस बुक में मिलती है, जिसको हम रुग विनिश्चाय भी कहते हैं। ऐसे ही ऋषि सारंगधर आते हैं जो कि 13th सेंचुरी से हैं। उनकी भी एक किताब है सारंगधर संहिता। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में ये बताया गया है कि कैसे यूरिन जो है उसको, उसका एग्जामिन करके बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। एंड इसके साथ साथ उन्होंने मेडिसिन जो है उसमें ओपियम का इस्तेमाल कैसे किया जाए उसके बारे में भी बताया है। सारंगधर जो थे उनके बाद नेक्स्ट नाम आता है वंगसेन का। ये 12th सेंचुरी कॉमन एरा से जुड़े हुए हैं और इन्होंने चिकित्सा संग्रह, चिकित्सा संग्रह, संग्रह का मतलब एक तरह से इकट्ठा करना, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की रचना की है। इस टेक्स्ट की खास बात यह है कि इसमें मोनोहर्बल, यानी आपने मोस्टली देखा होगा कि मेडिसिन बनाते समय बहुत सारी हर्ब्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीपल हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं नीम के पत्ते हैं, कहीं कड़ी पत्ता जो है उसके पत्ते होंगे, कुछ दूसरे हर्ब्स होंगे, उनको यहाँ पे कूट के मेडिसिन बनाई जाती है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर संग्रह है, चिकित्सा संग्रह, ये जो टेक्स्ट है इसमें मोनो हर्बल मेडिसिन के बारे में बात की गई है, यानी एक ही हर्ब की मदद से मेडिसिन बनाना और कैसे वो इस्तेमाल की जाए, किन डिजीजेस में उनका इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद आते हैं भाव मिश्रा, जो कि, माफ करें यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा रह गया ये पार्ट। भाव मिश्रा जो है वो आपको 9th-10th सेंचुरी कॉमन एरा से जुड़े हुए देखने को मिलेंगे और उनकी जो किताब है वो है भाव प्रकाश संहिता। इसके अंदर शरीर को स्टडी किया गया है, पूरे शरीर की स्टडी आपको इसमें मिलेगी। लेकिन इसकी एक खास बात ये है, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में बताया गया है कि जो रोज की दिनचर्या होती है उसमें आपको किस समय में किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए, और इसी के साथ साथ सीजनल जो फूड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सीजन में कैसा फूड खाना चाहिए, और दूसरा सीजन, नया सीजन आता है तो उस हिसाब से किस प्रकार के फल आहार करना चाहिए, उसकी जानकारी भी इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में हमें मिलती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नाम, कुछ इम्पोर्टेंट सेजेस जिन्होंने मेडिसिन की फील्ड में अपना योगदान दिया। इसी के साथ साथ भारत में अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल सिस्टम्स भी डेवलप हुए, जैसे कि रस चिकित्सा सिस्टम। रस चिकित्सा, ये जो मेडिसिनल सिस्टम है इसमें बेसिकली रसों की मदद से औषधि तैयार की जाती है, यानी कि मेडिसिन तैयार की जाती है। यहाँ पे रस मतलब क्या, मिनरल्स, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें मिनरल मेडिसिन जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है
मेडिसिन तैयार करने के लिए, मिनरल्स का यूज मेडिसिन तैयार करने के लिए यूज किया जा रहा है और इसी मेडिसिन का इस्तेमाल डिजीज जो है उनको ट्रीट करने के लिए किया जाएगा। इसके बाद आता है सिद्ध सिस्टम। सिद्ध सिस्टम एक ऐसा मेडिसिनल सिस्टम है जिसमें मिनरल मेडिसिन के साथ साथ यहाँ पे मेडिटेशन या फिर हम कह सकते हैं ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, इस तरह की चीजें भी इंक्लूडेड हैं। यानी कि इसमें सिर्फ मेडिसिन नहीं है, इसमें सिर्फ एल्केमी नहीं है, इसमें सिर्फ कुछ हर्ब्स को मिक्स करके मेडिसिन बना के दे दिया वो शामिल नहीं है, बट उसके साथ साथ कुछ दूसरी भी प्रैक्टिसेस है जो कि एक पेशेंट को करनी होती है। ये सिद्ध सिस्टम कहलाता है और इसका ओरिजिन साउथ इंडिया से माना जाता है। इसके बाद आता है यूनानी तिब्ब सिस्टम। यूनानी शब्द जो है वो ग्रीक्स के लिए यूज होता है और ये जो यूनानी तिब्ब मेडिसिनल सिस्टम था ये मुस्लिम्स के साथ 11वीं सेंचुरी कॉमन एरा में भारत आया। इसके बारे में हमें बहुत सारे टेक्स्ट से पता चलता है। ग्रीक मेडिसिनल सिस्टम जो है वो कुछ हद तक भारत के मेडिसिनल सिस्टम से अलग है। जैसे कि ग्रीक मेडिसिनल सिस्टम में मोस्टली मिनरल मेडिसिन जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन हमारे भारत में मेडिसिनल मेडिसिन जो है उसमें मिनरल मेडिसिन के साथ साथ हर्ब्स जो हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल मेजरली हमें देखने को मिलता है। ये जो यूनानी तिब्बत सिस्टम है ये मुस्लिम्स के साथ भारत आया, पर इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत से टेक्स्ट भी थे जिसमें इस पर्टिकुलर सिस्टम की जानकारी हमें मिलती है। जैसे कि अली बिन रब्बान नाम के एक हकीम रहे हैं, एक वैद्य रहे हैं, जिन्होंने ग्रीक मेडिसिन के ऊपर पूरी एक किताब लिखी। लेकिन ग्रीक मेडिसिन कैसे इंडियन मेडिसिनल सिस्टम जो है उसके साथ कंबाइन होके काम कर सकती है उसकी जानकारी हमें इन्हीं के कंपाइलेशन फिरदौसो हिकमत में मिलती है। देर आर सम अदर टेक्स्ट ऑल्सो मेडिवल पीरियड के जो कि आपको यूनानी स्टाइल के मेडिसिनल सिस्टम की जानकारी देते हैं, जैसे कि मजीने तिये, तिब्बे फिरोज शाही, तिब्बे औरंगजेबी, मुसल जाति दारा शिकोही। नाम से आप देख सकते हैं फिरोज शाह, औरंगजेब, दारा शिकोह। ऑब्वियसली ये टेक्स्ट जो है वो इन राजाओं से कनेक्शन रखते हैं, बट इंटरेस्टिंगली इन राजाओं के समय में जिस प्रकार की मेडिसिन जो है वो प्रैक्टिस की जा रही थी, जिस प्रकार की सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था उसकी जानकारी भी हमें इन टेक्स्ट से मिलती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेडिसिन इन इंडियन हिस्ट्री। हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऋषियों के बारे में तो बात की ही, इसी के साथ साथ मेडिसिनल सिस्टम जो है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा की। आज के सेशन में इतना ही। अगले एपिसोड में हम साइंस एंड टेक की फील्ड में एक तरीके से मैथमेटिक्स की फील्ड में किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन रहा है एंशंट और मेडिवल पीरियड के मैथमेटिशियंस का, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड इसी के साथ साथ एक छोटी सी जानकारी, अन अकेडमी पर जो एनुअल प्राइज हाइक होता है वो 22 को स्केड्यूल्ड है। तो अगर आप अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो 22 जुलाई से पहले सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें। आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं ARTI1702। इसी के साथ साथ 23 जुलाई यानी कि संडे को सुबह 11 बजे 50 क्वेश्चंस 60 मिनट्स में अगर आप देते हैं, यानी कि आप यूपीएससी सुपर कॉम्बैट टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप यहाँ पर बेहतरीन स्कॉलरशिप जीत पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।